बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उमैर। स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरो आफियत से होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि नाहम क्लास का न्यू सिलेबस आ चुका है। आज हम फिज़िक्स की न्यू बुक के चैप्टर नंबर 2 काइनेमैटिक्स की हेडिंग 2.11 एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ स्टडी करेंगे और देखेंगे कि हम मुख्तलिफ ग्राफ्स में एरिया किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। टॉपिक का बाकायदा आगाज़ करने से पहले प्यारे बच्चों, आपको बताता चलूं कि अभी तक हमने सीखा कि ग्राफ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा है। डेटा को बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट करने के तरीक़ेकार को ग्राफ बोलते हैं। ग्राफ में हमारे पास 3 टेक्निकल टर्म्स इस्तेमाल होती हैं, जो कि ग्राफ बनाने से पहले आपके लिए जानना ज़रूरी है। नंबर 1 है ओरिजिन, नंबर 2 इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, नंबर 3 डिपेंडेंट क्वांटिटी। डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन जिस डायरेक्शन पर आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, उस पॉइंट को हम बोलते हैं ओरिजिन। इसी तरह ऐसी क्वांटिटी जो कि किसी दूसरी क्वांटिटी पे डिपेंड ना करे, उसे हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। और इसी तरह वो क्वांटिटी जो कि किसी दूसरी क्वांटिटी पे डिपेंड कर रही होती है, उसे हम बोलते हैं डिपेंडेंट क्वांटिटी। एक हिंट यहाँ याद रख लें कि टाइम को आपने ग्राफ बनाते हुए हमेशा एक्स एक्सिस पे प्लॉट करने हैं, क्योंकि बेटा याद रखिएगा टाइम किसी के लिए नहीं रुकता। हर चीज टाइम पर डिपेंड करती है, जबकि टाइम कभी भी किसी शय पर डिपेंड नहीं करता। तो जब भी आपने अपने यहाँ कोर्सेज में ग्राफ बनाने हैं, डिस्टेंस टाइम ग्राफ्स, तो उसमें आपने टाइम को एक्स एक्सिस पर पुट करना है। क्लियर? अब हम बढ़ते हैं आज के अपने मेन टॉपिक की तरफ, एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ। आज हम सीखेंगे कि किस तरह ग्राफ की मदद से हम किसी भी बॉडी का कुल तय करदा फासला मालूम कर सकते हैं। अगर तो आपका ऑब्जेक्ट जो है एक फिक्स स्पीड के साथ मूव कर रहा है, तो कुल जो फासला बॉडी ने तय किया है वो इक्वल होगा परपेंडिकुलर आर बेस के। जैसा कि आप तस्वीर में भी देख सकते हैं कि एक्स एक्सिस पे मैंने टाइम को पुट किया है, वाई एक्सिस पर आप स्पीड लेंगे। और जब भी आप अपने वर्टिकल एक्सिस को मल्टीप्लाई करेंगे हॉरिजॉन्टल एक्सिस से, तो आपके पास बॉडी का कुल तय करदा फासला मिल जाएगा। जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं, शेडेड एरिया बॉडी का कुल तय करदा फासला बताने में हमें मदद देता है। तो इस केस में S इक्वल आएगा V क्रॉस T। क्लियर? डियर स्टूडेंट्स, अभी तक हमने सीखा कि किस तरह हम एक ग्राफ को यूज़ करते हुए एक बॉडी का कुल तय करदा फासला मालूम कर सकते हैं। अब हम बढ़ेंगे कि अगर हमारी ऑब्जेक्ट एक यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग स्पीड से मूव कर रहा हो, तो किस तरह उसका कुल एरिया हमें बॉडी का कुल तय करदा फासला मालूम करने में मदद देता है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि कॉन्स यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग स्पीड का ग्राफ आपको तस्वीर में दिखाई दे रहा है। तो
इस केस में शेडेड एरिया जो कि एरिया ऑफ ट्रायंगल है, इसी की मदद से हम बॉडी का कुल फासला मालूम करेंगे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल होता है हाफ परपेंडिकुलर इनटू बेस। तो एरिया इक्वल आएगा 1r2 v क्रॉस टी। तो इस एरिया को यूज करते हुए हम बॉडी का कुल तय करदा फासला आसानी से मालूम कर लेंगे। क्लियर? अब हम बढ़ेंगे आज की मिनी एक्सरसाइज की तरफ। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमें क्वेश्चन पूछा गया है, द डिस्टेंस टाइम ग्राफ shows the motion of three cyclists। ए पार्ट कहता है, what does each line on the graph represent। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ग्राफ डिस्टेंस और टाइम के दरमियान प्लॉट किया गया है। तो हमारे पास जो लाइन है, ये बॉडी की कुल स्पीड के बारे में हमें मालूमात दे रही है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ईच लाइन ऑन द ग्राफ रिप्रेजेंट द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास सवाल है, विच साइक्लिस्ट ट्रेवल्ड द मोस्ट डिस्टेंस। कौन से साइक्लिस्ट ने सबसे ज्यादा फासला तय किया। जैसा कि आप ग्राफ में देख सकते हैं कि साइक्लिस्ट ए जो है वो सबसे ज़्यादा डिस्टेंस मूव कर रहा है। अगर आप इसकी प्रोजेक्शन ड्रा करें एक्स और वाई एक्सिस पर, तो आपको मालूम चलेगा कि साइक्लिस्ट ए ने सबसे ज़्यादा फासला तय किया है। क्लियर? अब हम बढ़ेंगे आज के लास्ट सवाल की तरफ। विच साइक्लिस्ट ट्रेवल्ड द ग्रेटेस्ट स्पीड, द लोएस्ट स्पीड एट कांस्टेंट स्पीड। तो हम वन बाय वन तीनों साइक्लिस्ट की स्पीड मालूम करेंगे। साइक्लिस्ट ए ने 8 मीटर का फासला तय किया है 8 सेकंड में। तो डिस्टेंस को टाइम पे डिवाइड करें तो इसकी स्पीड आती है 1 मीटर पर सेकंड। जैसा कि ग्राफ से वाज़ेह है। साइक्लिस्ट बी की तरफ नज़र दौड़ाएं तो साइक्लिस्ट बी ने 4 मीटर का फासला तय किया है और जिसके लिए इसको टाइम लग रहा है 2 सेकंड्स का। तो इसकी जो स्पीड हमारे पास आ रही है वो बनती है 2 मीटर पर सेकंड। इसी तरह साइक्लिस्ट सी की तरफ नज़र दौड़ाएं तो इसने जो कुल फासला तय किया है वो है अप्रॉक्सीमेटली 3 मीटर का और जो टाइम इसको लगा है वो है 8 सेकंड। तो जब 3 को डिवाइड करेंगे 8 से तो हमारे पास स्पीड आती है 0.3 मीटर पर सेकंड। अब हम देखते हैं कि स्पीड जो है ना साइक्लिस्ट बी की, जो कि है 2 मीटर पर सेकंड, वो सबसे ज़्यादा फास्ट है। इसी तरह साइक्लिस्ट सी की स्पीड सबसे ज़्यादा स्लो है और साइक्लिस्ट ए एक कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रहा है। क्लियर?